धरती ये वही ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। इसकी सतह पर जो मिट्टी, पहाड़ और समुद्र हम देखते हैं वे सब हमें एक सामान्य परत जैसे लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि धरती की परतों के नीचे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं जान पाया है। हम आकाश गंगाओं के तारों को देख चुके हैं, चांद पर इंसान भेज चुके हैं, मंगल पर रोवर उतार चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारी अपनी धरती की गहराई के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। धरती की संरचना को समझना हमेशा से वैज्ञानिकों का सपना रहा है। भूगर्भ शास्त्री जानते हैं कि पृथ्वी अलग अलग परतों से बनी है। सबसे ऊपर की परत है क्रस्ट, इसके नीचे मोटी चट्टानी परत जिसे कहते हैं मेंटल, और उसके नीचे है धरती का जलता हुआ कोर यानी केंद्र। यह कोर इतना गर्म है कि वहां का तापमान सूरज की सतह के बराबर माना जाता है, लेकिन इन सब परतों तक पहुंचना इंसानों के लिए किसी विज्ञान कथा जैसा सपना रहा है। 20वीं सदी के मध्य में एक ऐसा विचार सामने आया जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया। विचार यह था कि इंसान अगर समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग करे तो धरती के अंदर तक पहुंच सकता है, और इस विचार ने जन्म दिया एक साहसी योजना को, प्रोजेक्ट मोहोल। यह नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमयी अभियान हो, और सच में यह रहस्य और साहस से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों का सपना था कि वे धरती की सतह को चीरते हुए उस सीमा तक पहुंचे जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। भूगर्भ शास्त्र की भाषा में इस सीमा को कहा जाता है मोहोरोविचिच डिसकंटिन्यूटी, या शॉर्ट में मोहो। इसी मोहो तक पहुंचने की कोशिश का नाम रखा गया प्रोजेक्ट मोहोल। अब सवाल उठता है कि यह मोहो है क्या? दरअसल 1909 में एक क्रोएशियाई वैज्ञानिक एंड्रीजा मोहोरोविचिच ने भूकंप के झटकों का अध्ययन करते हुए पाया कि धरती के अंदर कहीं एक सीमा रेखा है। जब भूकंप की तरंगें धरती के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती हैं तो उनकी गति बदल जाती है। इसका मतलब है कि सतह के नीचे किसी जगह परत का गुण बदल रहा है। मोहोरोविचिच ने निष्कर्ष निकाला कि यह वही सीमा है जहां धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट खत्म होती है और नीचे की परत यानी मेंटल शुरू होती है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी। अगर इंसान मोहो तक पहुंच सके तो उसे धरती के जन्म और विकास के बारे में असली सुराग मिल सकते हैं। यह जानकारी हमें बताएगी कि हमारी धरती अरबों साल पहले कैसे बनी थी, इसकी परतें कैसे जमी और इसके अंदर गर्मी और ऊर्जा का स्रोत क्या है। लेकिन समस्या यह थी कि धरती में सीधा नीचे ड्रिल करना असंभव सा था। जमीन के भीतर थोड़ा गहराई तक तो खुदाई संभव थी, लेकिन मोहो तक पहुंचने के लिए लगभग 10 से 15 किलोमीटर गहराई तक जाना पड़ता, और यह किसी भी मशीन के बस की बात नहीं थी। यहीं से आया समुद्र का विचार। वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों न जमीन की जगह समुद्र की सतह से ड्रिलिंग की जाए। समुद्र की तलहटी यानी सी बेड धरती की तुलना में पतली परत होती है। जमीन पर जहां क्रस्ट 30 से 50 किलोमीटर मोटी होती है, वहीं समुद्र की गहराई में यह परत केवल 5 से 10 किलोमीटर ही मोटी होती है। मतलब यह है कि अगर मोहो तक पहुंचना है तो समुद्र की ओर से रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन यह आसान सुनने में जितना लगता है असल में उतना था नहीं। समुद्र की सतह पर खड़ी होकर गहरे पानी में ड्रिलिंग करना 1950 और 60 के दशक के वैज्ञानिकों के लिए लगभग असंभव सा था। उस समय तक तेल कंपनियां भी समुद्र के किनारे से थोड़ी गहराई में ड्रिलिंग करती थीं, लेकिन खुले समुद्र में हजारों फीट नीचे ड्रिल करना किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। फिर भी अमेरिका के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने ठान लिया कि वे ये करेंगे। ये वही दौर था जब दुनिया भर में विज्ञान और तकनीकी की दौड़ लगी हुई थी। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच स्पेस रेस चल रही थी। एक और रूस पहला उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेज चुका था, तो दूसरी ओर अमेरिका हर हाल में विज्ञान और खोज के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। इसी माहौल में प्रोजेक्ट मोहोल को अमेरिका ने एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक कदम के रूप में देखा। 1958 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन और कई नामी वैज्ञानिकों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट की नींव रखी। इसे करने की जिम्मेदारी दी गई एक संस्था को, अमेरिकन मिसलेनियस सोसाइटी को। नाम सुनकर आपको लगेगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन असल में यह वैज्ञानिकों का एक गंभीर समूह था जिसने पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। वैज्ञानिकों का सपना था कि वे समुद्र की गहराई में जाकर ड्रिलिंग मशीन लगाएंगे जो सतह को चीरते हुए नीचे सी बेड के आर पार जाएगी और मोहो तक पहुंचेगी। वहां से निकाले गए नमूने दुनिया के लिए खजाने जैसे होंगे। वे हमें बताएंगे कि धरती कैसे बनी, उसमें कौन सी धातुएं और खनिज छिपे हैं, और शायद जीवन के आरंभिक इतिहास के सुराग भी वहीं मिले। लेकिन सपने और हकीकत के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी। सबसे पहले चुनौती थी समुद्र में ड्रिलिंग को स्थिर रखना। अगर जमीन पर खुदाई की जाए तो मशीनें स्थिर खड़ी रहती हैं, लेकिन समुद्र में लहरें, तूफान और पानी की धाराएं ड्रिलिंग को असंभव बना सकती थीं। वैज्ञानिकों को ऐसी तकनीकी चाहिए थी
जिससे जहाज समुद्र की लहरों के बावजूद एक ही जगह पर स्थिर रह सके। इसी सोच ने जन्म दिया एक क्रांतिकारी तकनीकी को, डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम। यह वह तकनीकी थी जिसमें जहाज अपने चारों ओर लगे प्रोपेलरों की मदद से खुद को एक जगह स्थिर रखता है। आज यह तकनीकी हर बड़े ऑयल रिग और गहरे समुद्र की ड्रिलिंग में प्रयोग की जाती है, लेकिन उस समय यह बिल्कुल नई और अविश्वसनीय थी। 1961 में प्रोजेक्ट मोहोल का पहला प्रयोग शुरू हुआ। अमेरिका के तट के पास मैक्सिको के गहरे समुद्र में एक जहाज खड़ा किया गया। इस जहाज का नाम था कस आई। यह सामान्य जहाज नहीं था, बल्कि इसे खास तौर पर ड्रिलिंग के लिए तैयार किया गया था। इसके बीच में एक बड़ा छेद था जहां से ड्रिलिंग पाइप समुद्र की गहराई में नीचे उतरता था और जहाज के चारों ओर लगे प्रोपेलरों की मदद से उसे स्थिर रखा जाता था। सोचिए जरा, खुले समुद्र में लहरों से घिरा एक जहाज जिसके नीचे हजारों फीट लंबी ड्रिलिंग पाइप जा रही है और इंसान पहली बार धरती की गहराई की तरफ कदम बढ़ा रहा है। यह दृश्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं था। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने लगभग 3500 मीटर यानी 3.5 किलोमीटर गहरे समुद्र में ड्रिलिंग की और धरती के अंदर से 180 मीटर गहराई तक खुदाई कर नमूने निकाले। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। भले ही वे मोहो तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया था कि समुद्र से ड्रिलिंग संभव है। यह सिर्फ शुरुआत थी। वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया था कि अगर संसाधन और पैसा मिले तो वे आगे जाकर सचमुच मोहो तक पहुंच सकते हैं, और यहीं से प्रोजेक्ट मोहोल का सपना और बड़ा होने लगा। 1961 में जब कस आई जहाज ने मैक्सिको की खाड़ी के पास समुद्र के तल तक ड्रिलिंग कर नमूने निकाले तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। यह पहली बार था जब इंसानों ने समुद्र की गहराई से धरती के भीतरी हिस्से की चट्टानों को छेड़ा था। जो नमूने ऊपर आए उनमें बसाल्ट की चट्टानें थीं। इन चट्टानों ने वैज्ञानिकों को यह भरोसा दिया कि समुद्र की पपड़ी पतली है और यहाँ से मोहो तक पहुँचना संभव हो सकता है। अमेरिका की मीडिया और वैज्ञानिकों ने इसे विज्ञान की एक बड़ी जीत बताया। अखबारों की सुर्खियां कह रही थी, मनुष्य ने धरती की गहराई तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है। और यह सुर्खियां सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं थीं। उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हर खोज, हर वैज्ञानिक उपलब्धि एक तरह से प्रतिष्ठा का युद्ध बन चुकी थी। सोवियत संघ ने पहले ही अंतरिक्ष में अपनी जीत दर्ज कर ली थी। 1957 में स्पुतनिक और फिर 1961 में यूरी गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अमेरिका दबाव में था। उन्हें लग रहा था कि अंतरिक्ष की तरह कहीं धरती के रहस्यों की खोज में भी सोवियत उनसे आगे ना निकल जाए। इसलिए प्रोजेक्ट मोहोल सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं रह गया था, बल्कि यह अमेरिका की प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक बनने लगा। लेकिन हर बड़े सपने की तरह इस सपने को भी हकीकत बनाने के लिए पैसे की जरूरत थी। शुरुआत में तो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, लेकिन जब खर्च बढ़ने लगा तब अमेरिका की सरकार और कांग्रेस को इसमें शामिल होना पड़ा, और जैसे ही राजनीति इसमें घुसी कहानी का रास्ता बदलने लगा। AMSOC यानी अमेरिकन मिसलेनियस सोसाइटी, जिसने शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को संभाला था, एक तरह का वैज्ञानिकों का छोटा समूह था। उनके पास ना तो सरकारी एजेंसी जितना पैसा था और न ही प्रशासनिक ताकत, लेकिन उन्होंने बड़े सपने देखे थे और अपनी सूझबूझ से पहला प्रयोग सफल बना दिया। मगर अब जब बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग की बात आई तो यह काम उनकी क्षमता से बाहर हो गया। अब सवाल यह उठा कि अगला कदम कहां लिया जाए। वैज्ञानिकों का इरादा था कि वे किसी और गहरे स्थान पर जाएं, शायद प्रशांत महासागर के बीच, जहां समुद्र की परत सबसे पतली है। वहां से ड्रिलिंग करना महंगा भी था और जोखिम भरा भी। कांग्रेस और सरकारी एजेंसियां पैसे देने में हिचक रही थीं। उन्हें लग रहा था कि यह प्रोजेक्ट धीरे धीरे अनंत गड्ढा साबित होगा, जिसमें डॉलर डूबते ही रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। यहीं से प्रोजेक्ट मोहोल में खींचतान शुरू हुई। वैज्ञानिक कहते रहे, यह हमारे समय का सबसे बड़ा अवसर है। अगर हम मोहो तक पहुंचे तो विज्ञान की दिशा ही बदल जाएगी। लेकिन राजनेता कहते रहे, हमें इससे क्या मिलेगा? क्या इससे हमारी सुरक्षा मजबूत होगी? क्या इससे देश को तुरंत फायदा होगा? दरअसल अंतरिक्ष कार्यक्रम को अमेरिका ने इसलिए इतना फंड दिया क्योंकि वह सीधा सीधा सोवियत संघ से टक्कर का प्रतीक था। लेकिन धरती की गहराई में ड्रिलिंग करना आम जनता को उतना रोमांचक नहीं लग रहा था। अंतरिक्ष से लाई गई तस्वीरें दुनिया भर के अखबारों में छप सकती थीं, लेकिन समुद्र से निकली काली चट्टानों के ढेले किसी को ज्यादा उत्साहित नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा तकनीकी चुनौतियां भी कम नहीं थीं। जब समुद्र में ड्रिलिंग की जाती तो हर बार जहाज को एक ही जगह स्थिर रखना पड़ता। समुद्र की लहरें, तूफान, धाराएं और समुद्री भूकंप, ये सब खतरा बने रहते। ड्रिलिंग पाइप हजारों फीट लंबा होता और जरा सी गलती से वह टूट सकता था। पाइप टूटने का मतलब था करोड़ों डॉलर का नुकसान। फिर आई ठेकेदार कंपनियों की भूमिका। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता गया, निजी कंपनियां इसमें शामिल होने लगीं। जहाजों का निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और प्रबंधन,
यह सब निजी कंपनियों को सौंपा गया। और जैसा अक्सर बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में होता है, यहाँ भी पैसों के इस्तेमाल पर विवाद शुरू हो गए। कंपनियां ज्यादा खर्च दिखाने लगी, राजनीतिक लोग कमीशन खाने लगे और धीरे धीरे प्रोजेक्ट का बजट फूंक फूंक कर खर्च किया जाने लगा। 1960 के दशक के मध्य तक प्रोजेक्ट मोहुल वैज्ञानिक सपनों से ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक दलदल में फंस गया। वैज्ञानिक कहते रहे कि हमें एक बड़ा जहाज चाहिए जो लंबे समय तक समुद्र में टिक सके और लगातार ड्रिलिंग कर सके। लेकिन कांग्रेस हर साल पूछती, अब तक आपने क्या किया, कितना खर्च हो गया, क्या आप सचमुच मोह तक पहुंच पाएंगे या यह सब कल्पना ही है। ये वही दौर था जब स्पेस प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1969 में इंसान चांद पर पहुंचा। यह अमेरिका की जीत थी और इसके आगे धरती की गहराई में झांकने का सपना कुछ फीका पड़ गया। जनता और राजनेता दोनों ही अंतरिक्ष यात्राओं से ज्यादा उत्साहित थे, ना कि तलहटी से निकाली गई चट्टानों से। फिर भी वैज्ञानिक हिम्मत नहीं हार रहे थे। वे कहते थे, अगर हम मोह तक पहुंचे तो हमें धरती के जन्म की असली कहानी मिलेगी। यह चांद पर झंडा गाड़ने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या यह थी कि उनके सपने और हकीकत के बीच पैसों और राजनीति की खाई बढ़ती जा रही थी। 1966 आते आते खर्च इतना बढ़ गया कि प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस की समितियां लगातार सुनवाई करने लगीं। आखिरकार यह पैसा कहां जा रहा है, प्रोजेक्ट क्यों खिंच रहा है, मोह तक पहुंचने की कोई उम्मीद दिख क्यों नहीं रही। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मोह की गहराई बहुत ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया था कि समुद्र की परत के नीचे ड्रिलिंग करनी होगी कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तक। उस समय तक की तकनीकी इतनी गहराई तक लगातार ड्रिलिंग कर पाने में सक्षम नहीं थी। जहाज के प्रोपेलर कितनी देर तक उसे स्थिर रखेंगे, ये भी सवाल था और हर प्रयोग लाखों डॉलर का होता था। धीरे धीरे यह प्रोजेक्ट मजाक का विषय बनने लगा। कुछ अखबारों ने लिखा, हम चांद तक पहुंच सकते हैं लेकिन अपनी धरती के नीचे नहीं। और सच यही था। अंतरिक्ष में जाना तकनीकी रूप से कठिन था लेकिन राजनीतिक रूप से आसान, क्योंकि वहां दिखावा था, राष्ट्र की ताकत का प्रदर्शन था। धरती के नीचे जाना ना तो जनता को रोमांचित कर रहा था और ना ही राजनेताओं को वोट दिला रहा था। आखिरकार 1966 में प्रोजेक्ट मोहुल को आधिकारिक रूप से रोक दिया गया। वैज्ञानिकों का सपना अधूरा रह गया। मोह अभी धरती के भीतर छिपा रहा, मानो वह इंसानों को चिढ़ा रहा हो कि तुम चाहे आसमान जीत लो लेकिन मुझे जीत नहीं सकते। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भले ही प्रोजेक्ट मोहुल असफल हो गया, पर उसने विज्ञान और तकनीकी की दुनिया को ऐसी विरासत दी जिसे आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम, जो पहली बार इसी प्रोजेक्ट में आजमाया गया था, आज तेल और गैस की खोज के लिए गहरे समुद्र में इस्तेमाल होता है। और सबसे अहम बात, प्रोजेक्ट मोहुल ने दुनिया को यह सिखाया कि धरती के रहस्यों को समझना आसान नहीं है। यह किसी भी अंतरिक्ष मिशन जितना ही मुश्किल और कभी कभी उससे भी कठिन है। प्रोजेक्ट मोहुल भले ही खत्म हो गया, लेकिन बाद में धरती की गहराई में झांकने के लिए कौन कौन से और प्रयास किए गए, जैसे सोवियत संघ का कोला सुपर डीप बोरहोल और बाद के अंतरराष्ट्रीय ड्रिलिंग प्रोग्राम। अगर आप उन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 अवश्य लिखें। अगर आपके कमेंट्स 50 से ज्यादा रहे तो हम इस कहानी का पार्ट 2 लेकर अवश्य आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस स्टोरी को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।